बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एग्ज़ाम करीब हैं और मेरा ख़्याल है कि आप में से सब एग्ज़ाम के बारे में कुछ परेशान भी हैं और कुछ मसरूफ़ भी हैं। तो आपकी परेशानी को कम करने के लिए हमने ये वीडियो तरतीब दी है। तो चलिए ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के हवाले से क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को आपकी तैयारी में हेल्प की जाए, आप लोगों की थोड़ी परेशानी कम की जाए। वो लोग जो जॉब करते हैं, किसी वजह से टाइम नहीं दे पाए, या फिर वो लोग जो किसी भी मसरूफियत की वजह से वो कोई चीज़ अच्छी प्रिपेयर नहीं कर पाए, जितनी तैयारी वो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, तो परेशान मत होइए, घबराइए मत। हम आप ही के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि 11th आवर के ऊपर भी एक अच्छी तैयारी करवा दें आपकी, ताकि इत्मीनान से आप अपना एग्ज़ाम जो है वो हल कर सकें। ठीक है? और या फिर अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको कोई प्रैक्टिस मिल जाए ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगेन, आपकी तैयारी है, कम है, ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, आप किसी भी सतह के ऊपर हैं, किसी भी लेवल के ऊपर है, बिलीव मी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, ये आपको प्रैक्टिस भी करवाएगी। अगर कोई एरियाज वीक हैं तो आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह, तो आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके 40 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 40 क्वेश्चंस आपको आते हैं आपके रियल एग्जाम में, तो वही पैटर्न, वही सेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सेम रखे हैं, ताकि उस हवाले से भी आपकी थोड़ी तैयारी होती रहे। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कुछ, तो 45 से 50 मिनट की ये हमारी वीडियो हो सकती है, यानी इसकी लेंथ इतनी हो सकती है, तो इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। एंड आई एम श्योर यू प्रोबेबली बी स्टेइंग विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह। सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे भी और उनकी एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। एक अहम चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ वो ये है कि हर क्वेश्चन में कुछ की वर्ड्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, और आपके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप उनको समझ लें तो आपके लिए आंसर्स को या तो एलिमिनेट करना या फिर राइट ऑप्शन जो है वो पिक करना बड़ी आसान हो जाती है। और हमने यह कोशिश की है कि उनको हम हाईलाइट कर दें, ताकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। अगर आप पहले नहीं करते थे तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप नहीं करते तो आज की इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में हम आपकी ये प्रैक्टिस करवाएंगे। हम डिफरेंट इंक से कीवर्ड्स को या फिर डिफरेंट फॉन्ट से उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, और उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ही अपनी राइट ऑप्शन जो है वो पिक कर सकेंगे। तो ये एक नई चीज़ हम आपको सिखाएंगे। और क्वेश्चंस को हमने कोशिश की है कि पास के कुछ पेपर से कंसोलिडेट किया जाए। डिफरेंट एरियाज को हमने टेस्ट करने की कोशिश की है, डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने कंसोलिडेट किया है, ताकि आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिले। और आखिरी बात जो कि बहुत अहम है, तो इस वीडियो से आपको एक गैप एनालिसिस मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा दरअसल कि आपके कौन से एरियाज जो हैं वो अभी वीक हैं, जिन पे आपको काम करना है। दोबारा जाइए, कंटेंट को रिव्यू कीजिए और उसके बाद फिर इसको वीडियो को दोबारा देखिए, या इसके अंदर जो वीडियो 2 है, 3 हम आगे फ्यूचर में अपलोड करेंगे, उनको देखिएगा। और उसके बाद एक अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं you'll be prepared, आप प्रिपेयर हों, आप अच्छे तरीके से एग्जाम को फेस करें, ना सिर्फ फेस करें बल्कि अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करें। राइट? सो आई एम रेडी एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी। तो चलिए फिर अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट करना। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये देखिए, इनकरेक्ट मैंने बोल कर दिया कि आपने कुछ चीज़ इनकरेक्ट देखनी है अबाउट अल्टर कमांड। अब आपके पास होती है, या इसको अल्टर भी आप बोलते हैं, तो अल्टर आपको पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। आपने कोई टेबल क्रिएट कर दी है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अल्टर की कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर आंसर ऑप्शंस में आप देखें तो पहली ही बात लिखी हुई है, कैन नॉट बी यूज्ड टू मॉडिफाई द टाइप और साइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। तो पहली ही ऑप्शन ये दी हुई है कि आप अल्टर कमांड को यूज करके टेबल के अंदर जो आपका कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये पहली ही ऑप्शन जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, और यही आपने आइडेंटिफाई करनी। अल्टर की कमांड को यूज करके आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कहने कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो पहली स्टेटमेंट क्या हमारी इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारी यहाँ से राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज वी हैव 2 टेबल्स T1 एंड T2। तो
तो कोई हमारे पास दो टेबल्स हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा शो करने की। ये हमारे पास कोई टेबल 1 है, इसी तरह कुछ कॉलम्स इसके अंदर है, और ये हमारे पास कोई टेबल 2 है और कुछ कॉलम आप समझ लीजिए इसके अंदर भी हैं। लेट्स राइट नेम्स फॉर देम। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो टेबल है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ज़रा। वो कह रहे हैं कि टपल्स ऑफ T1, यानी आपके पास जो रोज़ हैं, आपको पता है टपल रो को कहा जाता है। T1 के अंदर जो रोज़ हैं, यानी यहाँ पे ये वाली जो रोज़ हैं, डू नॉट मैच सम रोज इन T2। तो ये वाली जो रोज़ हैं ये कुछ मैच नहीं कर रही इन रोज़ के साथ। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लिया करें क्वेश्चन को। वो कह रही हैं कि जी ये जो T1 की कुछ रोज़ हैं दैट डू नॉट मैच सम रोज इन T2 विल नॉट अपीयर। जो ये रोज़ हैं वो जो T2 में मैच नहीं करती, ये नहीं आएंगी। नॉट अपीयर कहाँ पे? आउटर जॉइन में, इनर जॉइन में, बोथ या नन। तो ये बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये टिपिकल जो है वो इनर जॉइन की एग्जांपल है। ठीक है ना, इनर जॉइन में आपके पास ऐसा होता है कि अगर वो रोज़ जो T1 की वो T2 में नहीं है, तो जब हम इनर जॉइन लेंगे तो वो रोज़ नहीं आएंगी हमारे पास, वो रोज़ नहीं आएंगी जिनके अगेंस्ट कुछ मैचिंग रिकॉर्ड्स T2 में नहीं है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हमारी क्या है? इनर जॉइन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, in SQL queries while creating tables or relations in the database key columns। तो की कॉलम्स को मैंने हाईलाइट किया है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। दूसरी चीज़ अपने ज़हन में क्या रखनी है कि जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो टेबल क्रिएट करते हुए की कॉलम्स को आप स्पेसिफाई कैसे करते हैं? क्या आप लिखते हैं कि ये नल होंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखते, बल्कि आप तो लिखते हैं कि ये कॉलम जो है नेम का इज़ नॉट नल। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी फर्स्ट नेम नॉट नल, लास्ट नेम नॉट नल। आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कि की वैल्यूज़ हैं, वो आप क्या स्पेसिफाई करते हैं कि वो नल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या है? नॉट नल। प्रॉपर वैल्यू जो है वो यूनिक वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू हो दी जाए। नल मतलब उनको हम खाली छोड़ नहीं सकते, उन कॉलम्स को जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, और वो आपके की कॉलम्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, in SQL which command is used to modify the rows of a table। तो आपके पास जो टेबल्स की रोज हैं उनको आपने मॉडिफाई करना है। तो आपको पता है मॉडिफाई से मुराद तब्दीली, चेंज, कुछ मॉडिफिकेशन है। तो वो आप कर सकते हैं जी, आप गेट की कमांड से भी आप कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू उससे भी कर सकते हैं। इंसर्ट से तो आप रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है मॉडिफाई दी रोज। आपने कुछ, यानी आपके पास कुछ टेबल है, यानी मिसाल देते हैं, ये देखिए आपके पास कुछ टेबल है और इस टेबल में ये कुछ आपके पास रोज़ पड़ी हुई हैं। तो इन रोज़ को मॉडिफाई करना है। तो इन रोज़ को मॉडिफाई इंसर्ट तो करता है जी नहीं, यानी इंसर्ट से तो आप क्या करते हैं, एक नई रो ऐड करेंगे। ब्राउज ये तो कोई कीवर्ड ही नहीं होता हमारे पास डेटाबेस में, और अपेंड भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अपडेट आपके पास राइट ऑप्शन है। अब क्या लिखते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपडेट, और उसके बाद आप लिखते हैं कोई टेबल का नेम जो आपका होता है, और उसके बाद फिर सेट का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं कि सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद कंडीशन आप दे देते हैं कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, वेयर स्टूडेंट आई इज इक्वल टू दिस। तो उस स्टूडेंट आईडी की पर्टिकुलर जो वो कॉलम की वैल्यू होती है जो आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे इस केस में स्टूडेंट आईडी, वो वैल्यू सेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द यूजिंग DDL कमांड। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, उसका पर्पस पूछा गया क्या। तो आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है डेटाबेस में, यानी बुनियादी स्कीमा या स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं डेटाबेस में जो आप बनाते हैं, रिलेशंस क्रिएट करते हैं या उनको फिर डिलीट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इनटू डेटाबेस ये तो काम नहीं करता, ठीक है, ये DDL तो ये काम नहीं करती। अपडेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस ये भी नहीं करती, यानी ना तो आप इंसर्ट कर रहे हैं ना ही आप अपडेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन जो है ये भी इसी जुमरे में आती है कि आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको चेंज एडिट अपडेट कर रहे हैं, ये क्या होती है, मैनिपुलेशन होती है। आप ये भी नहीं कर रहे, आप असल में क्या कर रहे हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। DDL में देखें, अगर DDL ध्यान से देखें तो ये कहती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेफिनेशन से मुराद ये कि आप अपने डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं, कितने टेबल्स होंगे, नहीं होंगे, कोई अगर होगा उनका रिलेशनशिप आपस में क्या हो सकता है, उन टेबल्स के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या हो सकती है,
कौन नॉट नल, कौन नल, कौन सी चीज़ कहाँ सेट होनी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आप डिफाइन कर रहे हैं, डेटा डेफिनेशन के अंदर। और इसी तरह से आप अपने डेटाबेस यानी उसके अंदर जो पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास टेबल्स हैं, अगर मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें मेन जो ऑब्जेक्ट है, व्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, आप उन टेबल्स को ड्रॉप करते हैं यानी डिलीट करते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं फिर। तो ये सारे आप क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप वहाँ से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, DML इज नॉट यूज टू। DML क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये डेटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज है, इसे हम क्या करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ने डिफाइन कर दिया डेटाबेस को। आप DML ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करेंगे, हम उसमें डेटा डालेंगे, पड़े हुए डेटा को अपडेट करेंगे। तो आमतौर पर तो ये दो काम होते हैं। अब वो करेंगे नॉट यूज टू, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑप्शन वो लेनी है जो इसके लिए यूज नहीं होती। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड्स या रोज इनटू डेटाबेस, तो ये तो हम करते हैं, यानी इंसर्ट की कीवर्ड से या इंसर्ट की कमांड से आप क्या करते हैं, टेबल्स के अंदर रो डालते हैं। और इंसर्ट की कमांड जो है वो क्या है, DML है, इसलिए ये तो करती है। तो ये तो हमारी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। रिट्रीव रोज फ्रॉम द टेबल, तो आप किससे रिट्रीव करते हैं, एक टेबल में कुछ रो या रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, आप सेलेक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो वो क्या होता है, रिकॉर्ड रिट्रीव होते हैं। तो वो हमारी क्या है, DML है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो वो काम करती है DML, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारी सही नहीं होगी। यानी जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये कि नॉट यूज टू, ये किसके लिए यूज नहीं होती, मॉडिफाई द रोज ऑफ द टेबल, ये भी करती है वो। लास्ट में अगर आप ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ है अल्टरेट टेबल डेफिनेशन, एक टेबल की डेफिनेशन को तब्दील कर देती है। इसके लिए हमने अभी कहा कि डेटा डेफिनेशन होती है, ये डेटा मैनिपुलेशन नहीं होती। तो DDL ये काम करती है, टेबल को डिफाइन करती है, उसका स्ट्रक्चर बनाती है, चेंज कर सकती है और टेबल को ड्रॉप या डिलीट कर सकती है। DML अलबत्ता ये काम नहीं कर सकती, ना वो टेबल डिफाइन कर सकती है और बने हुए टेबल में इस तरह स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। तो ये आपने जरा ज़हन में रखना है कि कोई चीज़ है जो डुप्लीकेट नहीं आने देती, वो क्या चीज़ है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड एज ए रिजल्ट ऑफ SQL स्टेटमेंट, यानी आपने कोई SQL स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट किया है और उसका कोई रिजल्ट आया है, यानी उस स्टेटमेंट ने कोई वैल्यू डिस्प्ले की है, उसमें डुप्लीकेट नहीं आएगी। वो जो रिजल्ट डिस्प्ले हुए हैं उसमें डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए या नहीं आएगी। तो आप देखें डिलीट जो है, ठीक है ना, वो आपका कीवर्ड यहाँ पे किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। डिलीट एक्चुअली आप एक रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आपने स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है, तो इसलिए ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अपडेट से आप क्या करते हैं, यानी आप अपना टेबल अपडेट करते हैं, अपडेट उसके बाद टेबल नेम और उसके बाद फिर आपने क्या अपडेट करनी है, अल्टर भी आप क्या कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर अपडेट कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट जो है ये एक्चुअली ऐसा कीवर्ड है या ऐसा फंक्शन है जो आपके पास जब आप यूज़ करते हैं अपनी SQL की स्टेटमेंट में, जब आप डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, तो उस वक्त डिस्टिंक्ट जो है वो आप अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो अब आपके पास अगर आपका एम्प्लॉय का टेबल है मिसाल के तौर पे, तो एम्प्लॉयज़ के टेबल में मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, फिर आगे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्स सेल्स सेल्स, तो यूँ वो अगर आप उस टेबल से डिपार्टमेंट निकालते हैं और अगर आप ऐसे ही निकाल लेते हैं तो फिर वो मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स सेल्स वो रिपीट हो रहे हैं। जबकि आप चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ आपको यूनिक डिपार्टमेंट्स मिल जाएं, एक आइडिया मिल जाए कि टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। वो सिर्फ क्या करेगा, रिडंडेंट वैल्यू नहीं निकालेगा। अगर उसने एक दफ़ा मार्केटिंग ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और आपको रिट्रीव डिस्प्ले कर दिया, तो आगे जितने रिकॉर्ड्स मार्केटिंग आएंगे वो फिर नहीं लेगा। फिर सेल आई तो सेल उसने यूनिक मिला, सेल ले लिया, आगे फिर जितने सेल्स के आएंगे वो छोड़ देगा। इसी तरह आगे फिर और रिकॉर्ड ऑपरेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, वगैरह वगैरह। हियर द राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड आर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो ग्रांट और रिवोक आपकी दो कमांड है, आपको पता है ये बहुत अहम काम करती हैं, सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन या कैटेगरी पूछी गई है। ग्रांट और रिवोक की किस कैटेगरी की, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हैं या दोनों कमांड्स हैं। तो आपके पास जो कमांड की टाइप होती है असल में वो तो 3 होती है, DDL, DML और DCL। पहली बात तो ये होती है कि आपकी ये DQL या डेटा क्यूरी लैंग्वेज तो कोई नहीं होती, जस्ट टू कंफ्यूज जो यहाँ पर डाली हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डेटा डेफिनेशन में तो आप क्या करते हैं, टेबल या स्कीमा डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अभी हमने कहा कि DDL मेनली क्या करती है, वो क्रिएट करती है टेबल्स को, स्ट्रक्चर चेंज करती है, अपडेट कर सकती है, फिर बाद में कुछ टेबल्स अपनी डिलीट करनी है, यहाँ पर उनको ड्रॉप करना है तो वो कर सकती है।
डेटा मैनिपुलेशन हमने अभी कहा कि ये तो क्रिएटेड टेबल में डेटा इंसर्ट करती है, रिट्रीव करके देती है, और कोई एक अगर वहां पे उस रिकॉर्ड के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो हम वो कर सकते हैं। वी आर लेफ्ट विद द राइट ऑप्शन एंड दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या DCL जो है उसके अंदर आपकी दोनों कमांड्स आती हैं, ग्रांट और रिवोक की। ग्रांट से आप परमिशन दे देते हैं और रिवोक से आप परमिशंस ले लेते हैं। तो ये परमिशन सेट होती हैं बेसिकली कि आपने किसको अलाउ करना है कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए और किस यूज़र को आपने अलाउ नहीं करना। तो ये दोनों किस कैटेगरीज की हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। आप परमिशन सेट करते हैं, आप अलाउ करते हैं या फिर लोगों को प्रिवेंट करते हैं मुख्तलिफ यूज़र्स को कि क्या उनको ऑब्जेक्ट्स यानी वो एक्सेस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि क्लस्टरिंग के बारे में बात की जा रही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। पहली ऑप्शन देखते हैं अपनी आंसर ऑप्शंस। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी सिंस रिलेटेड रैकेट्स आर प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर। ये बात तो ठीक है, यानी क्लस्टर का एक पर्पज़ ये भी होता है कि उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, जबकि हमें नॉट ट्रू देनी है। क्लस्टरिंग मेक्स रैकेट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस। देखिए ऊपर हम यही कह रहे हैं और मकसद भी यही है कि क्लस्टरिंग जब की जाती है तो रैकेट्स जो हैं वो फिजिकली भी क्लोज रखे जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं, और दूसरा ही है उनको जब हम रिट्रीव करते हैं डेटे को तो वो क्या होता है, एफिशिएंट डेटा होता है, हमें उसमें एफिशिएंसी मिलती है। जबकि ये कह रहे हैं कि रैकेट्स आपको बड़ी मुश्किल से एक्सेस होंगे, तो यही ऑप्शन हमारी क्या है, गलत है। यानी दिस इज द ऑप्शन वी नीड टू पिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश कंडीशन अलाउज द रिट्रीवल ऑफ वैल्यूज विद इन द स्पेसिफिक रेंज। यानी आपने कोई सेलेक्ट की क्यूरी लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है और उससे आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, ये देखिए अगेन कीवर्ड्स जो हाईलाइट किए मैंने, जरा उन पर फोकस कीजिए। तो आप चाह रहे हैं स्पेसिफिक रेंज के अंदर से जो है ना वो डेटा आए, वैल्यूज आए, वो वैल्यूज जो है वो रिट्रीव करें। मिसाल के तौर पे सबसे आसान मिसाल क्या हो सकती है कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का डेटा और आप कह रहे हैं सैलरी ये यानी जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर क्या है 1 लाख तक है, वो डेटा है। मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे, बिटवीन इज द राइट ऑप्शन। तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पे, रेंज के लिए बिटवीन का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी एज ग्रुप कहते हैं आप कि वो कहाँ तक हो, यानी एज बिटवीन, और अब आप मेंशन कर लेते हैं 18 to 30। तो स्पेसिफिक रेंज आप देते हैं बिटवीन के कीवर्ड से या फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा। अब देखिए हम इससे पहले भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, स्ट्रक्चर स्कीमा डेटाबेस का, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेटाबेस का स्कीमा जो है वो कौन डिफाइन करता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। असल में ये जो डेफिनेशन का जो लफ्ज़ है ये असल में क्या कहता है, ये डिफाइन करता है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है, बेसिकली बनाता है, बताता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। असल में स्ट्रक्चर को आप कहते हैं स्कीमा। इनफैक्ट डेटा मैनिपुलेशन हम बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करती है, और कोई रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ, कोई रो, उसको अपडेट कर सकती है। एंड अगेन DQL इज जस्ट अ मिसलीडिंग और सम स्टेटमेंट टू क्रिएट कंफ्यूजन हियर। एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज वो भी हमने बात की है कि ये किस लिए होती है, ग्रांट या रिवोक के लिए, यानी परमिशंस आपने देनी है। यू वांट टू अलाउ समबडी और यू डू नॉट वांट टू अलाउ समबडी, यानी आपने कुछ परमिशंस देनी है, किसी को अलाउ करना या नहीं करना। तो इट इज़ DDL जो आपके डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द डेटाबेस एट विच डिज़ाइन लेवल डीनॉर्मलाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब आपके जहन में आ जाएगा कि डीनॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या होती है और ये किस सतह पे होती है, किस लेवल पे होती है। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है डीनॉर्मलाइजेशन आपकी फिजिकल लेवल पे होती है, यानी फिजिकल डिज़ाइन लेवल में कह सकता हूँ वहाँ पे होती है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ लॉजिकल भी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे भी नहीं होती और कंसेप्चुअल पे भी नहीं होती। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे ज़्यादा, गेन जस्ट टू हमने क्विकली ये चीज़ें देखनी हैं। और स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो काइंडली मैं यही कहूँगा कि आप अपने हैंड आउट से ज़रा कंसल्ट करें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज़ दी C ऑप्शन। Question number 13 है, which of the following clauses allows to sorting of the records in the result set। यानी आपने कोई SQL की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है और उससे आपको कोई रिजल्ट सेट मिला, यानी कुछ ज़ाहिर बात है कुछ आपको रिजल्ट्स मिले होंगे, उस क्यूरी ने कुछ रिटर्न किया होगा, तो वो क्यूरी जो रिटर्न कर रही है वो रिजल्ट सेट होता है आपका। तो उसमें रिजल्ट सेट में आपने डेटे को क्या करना है, रिकॉर्ड्स को क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता ही तो बड़ा आसान है। सॉर्ट आप कैसे करते हैं जी,
वे जो है ना, ये आपकी क्या है, क्लास है। ये आप बताते हैं डेटे को फिल्टर करने के लिए। आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लिया, यानी एम्प्लॉय के रिलेशन या टेबल में से आपने कहा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम द टेबल, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर आपने कहा वेयर ग्रेड इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, तो अब आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सारे रिकॉर्ड्स ना आए, सिर्फ वही रिकॉर्ड है जिसका ग्रेड गिवन कंडीशन में मैच करता है। तो ये तो वो क्लास है। वेयर एज इज़ लेस देन 10, वेयर इज सैलरीज, ठीक है ना, वेयर स्टूडेंट का ग्रेड इज़ A+, A एट्सेट्रा। ऑर्डर बाय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। ये ऑर्डर बाय जो है ये क्या करेगा, अब अगर आप देखें ना यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट और ऑर्डर, ये अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें ना, तो सॉर्ट और ऑर्डर जो है वो क्या है, एक तरह से सिनोनिम। तो ये दो लफ्ज़ है ना कि इतने को आपस में कनेक्टेड हैं। बाज़ का क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड और आंसर की जो चीज़ें हैं वो बहुत कनेक्टेड होती हैं, उनसे भी आप क्लू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन द आइडिया इज जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, ताकि आप इस प्रैक्टिस को और फॉलो कर लेते हैं और एग्जाम में भी इसको देखिएगा। इट विल हेल्प यू टू एटलीस्ट पिक योर राइट ऑप्शन। तो ऑर्डर जो है वो आपकी क्या है, यहाँ से राइट ऑप्शन है। फ्रॉम जो है उसके बाद तो आप अपना टेबल लिखते हैं, यानी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, वो टेबल आपका क्या है। और हैविंग जो है ये एक पर्टिकुलर कंडीशन सेट करती है कि जी वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके पास या उनका एट्रीब्यूट्स जो है वो पर्टिकुलर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डैश फंक्शन हेल्प्स रिड्यूस द नीड टू यूज मल्टीपल और कंडीशंस। देखिए आपने को क्यूरी लिखी है, उस क्यूरी में आप लिखना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए जो कि कंप्यूटर साइंस CIT के हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या आगे लिखेंगे, आप तो वैसे नॉर्मली यही सोच रहे होंगे ना कि सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर प्रोग्राम इज इक्वल टू MCS और प्रोग्राम इज इक्वल टू MIT और प्रोग्राम इज इक्वल टू BSCS और प्रोग्राम इज इक्वल टू BSCS SE यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्राम इज इक्वल टू ADPCS और प्रोग्राम इज इक्वल टू सो ऑन सो फोर्थ। तो आपके पास क्या हो गया, मल्टीपल और आ रही हैं। तो यही काम आप कर सकते हैं अपनी इन के अंदर डाल के, यानी आप क्या करेंगे, आप फिर डालेंगे, यानी आप अपनी स्किल की स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखेंगे, वेयर प्रोग्राम इन, और इन में आप बता देंगे BSCS, BSCS SE, BBIT, MCS, MIT वगैरह वगैरह। तो अब आपको मल्टीपल और भी लिखने पड़ रहे हैं। अब आप इनका जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं और अपनी वैल्यूज़ डालते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। कोई एक टेबल क्रिएट करना है हमने SQL के अंदर, आपने कोई कमांड लिखनी है, तो वो देखिए कैसे आप लिखते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट या पहली ऑप्शन लिखते हैं, क्रिएट का कीवर्ड लिखा हुआ है, टेबल का कीवर्ड लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। टेबल का ये नाम है कस्टमर का, तो ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। नेमिंग कन्वेंशन ठीक है, कोई ऐसी गलती यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, फिर SID है, ये शायद कोई कस्टमर की ID हो सकती है, उसकी टाइप भी दी हुई है और ये भी बताया हुआ है कि ये क्या है, प्राइमरी की है। उसके बाद आप देखें तो ये कोई और कॉलम दिया हुआ है, लास्ट अंडरस्कोर नेम। चलें कोई बात नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी देना चाहें दे सकती है। आगे वार्ड दिया हुआ है, 30 उसका साइज़ दिया हुआ है और उसके बाद फिर ये पैरेंथेसिस को तो एक ही लगता है कॉलम उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो ये सिंटैक्स तो ठीक है और वैसे भी ठीक है। ऑप्शन 2 देखिएगा, क्रिएट टेबल कस्टमर SID इंटीजर और लास्ट नेम VAR। तो इसमें ये देखिए उन्होंने जो ID ली है उसको सिर्फ इंटीजर बताया, जबकि ये नहीं बताया कि वो यानी इस सूरत में वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये तो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। थर्ड देखिएगा, क्रिएट कस्टमर SID इंटीजर लास्ट नेम, तो इसमें क्रिएट कस्टमर से ये देखिए टेबल जो है ये बीच में ड्रॉप कर गए, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है और ऑल तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती इस सूरत में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन है, यानी आपने जो यूनिक कॉलम एक रखना है उसको आपने प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया और उसके बाद फिर जो दूसरा कॉलम आप लेना चाहते हैं आप चाहे तो एक ले सकते हैं, 2 3 जितने भी आपको रिक्वायर्ड है, और उसका अपने नाम भी बता दिया और वेरिएबल कैरेक्टर या वार्ड 30 उसका साइज भी दे दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी क्या टेबल क्रिएट करने की करेक्ट स्टेटमेंट है इन SQL सर्वर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन SQL विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रोज। तो अब आपने एक टेबल है, कोई भी टेबल है, और उसके अंदर से आपने क्या करनी है, रो डिलीट करनी है। तो रो डिलीट करने के लिए आपको पता है सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डिलीट का कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए टेबल को आप डिलीट करते हैं ड्रॉप के कीवर्ड से, याद रखिएगा। और टेबल के अंदर जो जितना भी रिकॉर्ड है, डेटा है, जो भी, उनमें से किसी एक रिकॉर्ड को या किसी एक रो को वो आप डिलीट करते हैं, किसे, डिलीट के कीवर्ड से। आप लिखते हैं डिलीट और उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम और उसके बाद टेबल का आप नाम लिखते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं,
वेयर की कंडीशन सेट करते हैं। वेयर की कंडीशन सेट करना कभी ना भूलिएगा, इसके बहुत बड़े कंसिक्वेंसेज हैं अगर आप खुदा ना खास्ता प्रोटेक्शन पर ड्रॉप कर दें। जस्ट बी केयरफुल। वेयर जो है वो कंडीशन बताती है कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 11, वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू 1047। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज आपको एक वेयर क्लॉज में कंडीशन जरूर देनी होती है डिलीट की स्टेटमेंट में। तो ये कोई एक टेबल के अंदर एक रो जो है वो डिलीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ऐड कॉलम वैल्यू। आपके पास कोई एक टेबल है, अब मिसाल लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है और इसमें फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ कि यहाँ पे एक सैलरी का कॉलम है। ठीक है जी, ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, हालांकि आजकल तो खैर कुछ भी नहीं है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बेचारों की टैक्स दे दे के, बट एनीवेज तो मे बी इट्स HR और मे बी फाइनेंस, वो दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि इस बार हम सैलरी कितनी डिस्पर्स कर रहे हैं, कितनी सैलरी पे करेंगे। तो आपने कोई एक जो ये कॉलम है सैलरी का, इसकी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए कीवर्ड्स को दोबारा फोकस कीजिए, क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि अब करना हमने क्या है। तो काउंट जो ऑप्शन होती है वो आपको पता है, ये दोनों ऑप्शंस को मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो कॉलम्स को काउंट करती हैं कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं काउंट यूज़ करूँगा यहाँ पे तो वो बता देगा कि जी 111 एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में। वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो उनकी सैलरी को जमा करना है। मैक्स क्या रिटर्न करता है, इनमें से जो सबसे बड़ी सैलरी होगी वो मुझे बता देगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर बात है उनकी सैलरी रिटर्न हो जाएगी। वो रिक्वायर्ड नहीं है, असल में क्या रिक्वायर्ड है, उन सबको हमने ऐड करना है। अगेन मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ऐड को और इस सम को अगर लेके आए अब आप सामने, तो ये देखिए ऐड और सम, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया यहाँ से। तो इसी तरह क्वेश्चंस को जरा स्मार्टली देखा करें जी। तो राइट ऑप्शन हमारी क्या है जी, सम। असल में जो सम का फंक्शन है वो ये काम करता है कि आप यानी एक कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उन सबको सम कर देता है, असल में ऐड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम के अंदर हम लिख सकते हैं सैलरी, तो जितनी भी सैलरी जो है वो हमें सम होकर रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही कोई एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी या इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। तो आपके पास, आपको पता है कुछ आपके एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं। एग्रीगेट का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं तो वो एग्रीगेट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सम में भी आप क्या करते हैं, अभी हमने कहा कि सम जो है वो एक कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज़ को सम करता है, तो वो भी एक एग्रीगेट डेटा हमारा। इसी तरह मिन, अगर आपने देखना हो कि सैलरी में सबसे कम किसकी है, तो वो भी इन सारी सैलरीज को आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो मिन भी हमारा क्या है, एक एग्रीगेटेड डेटा है। इसी तरह आपने मैक्स देखना है या मैक्सिमम सैलरी देखनी है, फिर आप पूरी सैलरी देखेंगे। तो हम कह सकते हैं असल में जो सारे फंक्शंस गिवन हैं ये सारे क्या हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, यानी ये किसी एक बड़े डेटा सेट के ऊपर या किसी आसान लफ्जों में एक कॉलम के अंदर जहाँ 20 30 50 100 200 या इवन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उस कॉलम के थाउजेंड ऑफ वैल्यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एग्रीगेट का लफ्ज जो है वो आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ। तो ऑल गिवन आर दी एग्रीगेट फंक्शन, यानी सम, मिन और मैक्स, तो इसलिए हमने ऑल ऑफ दी अबव ले लिया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंस इफ द वेयर क्लॉज इज ओमिटेड फ्रॉम ए डिलीट स्टेटमेंट। तो अभी ऊपर हम बात कर रहे थे कि डिलीट स्टेटमेंट में आपको जरूर लिखनी पड़ती है कि आप किस रो को डिलीट कर रहे हैं, और अगर गलती से आप ओमिट कर जाते हैं, जी हाँ, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विल बी डिलीटेड। डिलीट का आपका सिंटैक्स है वो प्रॉपर आपके पास क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद फिर आपको क्या देना पड़ता है, वेयर की कंडीशन। और वेयर की कंडीशन स्पेसिफाई करती है कि कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते, गलती से भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं वेयर की क्लॉज, तो डिलीट जब आप स्टेटमेंट यूज करेंगे तो टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा सारे, इनफैक्ट वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 जो हमारा है या फर्स्ट ऑप्शन, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विल बी डिलीटेड या आर डिलीटेड, दिस इज आर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द जनरल रीजनिंग फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टीशनिंग इज। तो आम तौर पे क्या वजह है कि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो पार्टीशनिंग करते हैं वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, इसकी ज़रा थोड़ी सी आपने एक डेफिनेशन ज़हन में लानी है कि या इसकी कॉज या रीज़न क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज द कंसिस्टेंसी, या ये डेटा कंसिस्टेंट आपका रहता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, यही हम करते हैं। हम कहते हैं जी डिक्रीज द क्यूरी रिस्पॉन्स टाइम, ये भी किसी हद तक बात ठीक है। स्मॉल टेबल्स आर मोर एफिशिएंट टू प्रोसेस एंड कंपेयर टू लार्ज टेबल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़े जब टेबल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आप सोच सकते हैं जो प्रोडक्शन या कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे ऐसा होता है।
उन टेबल्स को प्रोसेस करना, सर्च करना, जॉइंट्स के अंदर यूज करना, क्यूरीज से डेटा रिट्रीव करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो पार्टीशनिंग करते हैं उनकी वजूहत है, ये उनकी रीजनिंग है, असल में उसके पीछे वजह ये होती है, रीजन ये होती है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच लैंग्वेज इज यूज टू परमिट और प्रोहिबिट एक्सेस टू टेबल। तो अभी हम बात करके आए हैं पीछे कि डेटा कंट्रोल, जिसमें हमने ग्रांट और रिवोक की बात की है, कि असल में तो ये डेटा कंट्रोल है जो आपको हेल्प करता है डिफाइन कर लें कि आपने किसको परमिट करना है, अलाउ करना है, और किसको परमिट या अलाउ नहीं करना। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा कंट्रोलिंग। फिर वही गुजारिश है, परमिट और अलाउ दोनों कीवर्ड्स को जरा फोकस कीजिए। तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से चीजें जो है वो अगेन डॉट कनेक्ट स्मार्टली आपने थोड़ा सा वहां पे एग्जाम में अपने बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होके, बिल्कुल एक्टिव होके, प्रोएक्टिव होके जो है ना, लफ्जों को, कीवर्ड्स को और आंसर ऑप्शंस को आपने देखना है। तो थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट हुआ तो आई कैन एश्योर यू कि आप उसको पिक कर सकेंगे इंशाल्लाह। Question number 22. Which of the following is the correct way to select all the columns from a table? तो ये तो बहुत आसान है, आपने पहले दिन शायद ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी जी, select asterisk या asterisk from table। तो ये सेकंड ऑप्शन आपकी ठीक है। फर्स्ट इसलिए नहीं ठीक कि select के बाद from लिखा हुआ है, asterisk जो है वो यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ असल में इस जगह पे, तो फिर ये ठीक होता, तो इसलिए ठीक नहीं है। थर्ड में आप देखें, select asterisk फ्रॉम की जगह वेयर आया हुआ है, वेयर तो फ्रॉम के बाद है, ये टेबल के बाद आप वेयर की कंडीशन यहाँ क्लॉज देते हैं, और सेलेक्ट वेयर स्टैरिक बाद में आया, तो ये सारी यानी ये सारी जो गिवन अदर हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, वो ठीक नहीं है। तो आर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट एस्टेरिक्स फ्रॉम टेबल नेम। तो ये इसे हम क्या करते हैं, सारे कॉलम या सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल के आप रिट्रीव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स डेटाबेस नेम्ड IMDb। तो देखिए, आप दो यहाँ वर्ड अगर हाईलाइट देख लें, तो एक आपने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है IMDb के नाम का। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको पता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें चाहिए होगी, यानी DDL की कोई कमांड हमें यूज करनी होगी। और DDL की जो सबसे पहली कमांड है, आप ये समझ लीजिए, वो क्या है, क्रिएट की है। और आपने क्रिएट क्या करना है, अगेन ये देखिए, डेटाबेस आपने क्रिएट करना है। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन 1 और 3 में डेटाबेस का लफ्ज आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 2 में तो नहीं आ रहा बिल्कुल। तो 2 में तो डेटाबेस यानी DB लिखा हुआ, तो DB का कोई कीवर्ड यूज नहीं होता SQL में। आपने पहले ये निम्नलिखित कर दी। उसके बाद सिंटैक्स अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, बेसिक सी स्टेटमेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट और उसके बाद डेटाबेस का कीवर्ड यानी डेटाबेस लिखते हैं, और उसके बाद फिर जो हमने डेटाबेस बनानी है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे IMDb के नाम की डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो मैं अगर आपको कहूं कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स आप लेते जाएं, क्रिएट डेटाबेस IMDb, तो यहां अगर क्वेश्चन के इन्हीं कीवर्ड्स को आप ले लें, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन सही बन रही है जी? तो आपके पास अल्फा या ए ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है कि क्रिएट डेटाबेस IMDb, और यही आपकी स्टेटमेंट होगी जो IMDb के नाम का डेटाबेस क्रिएट करेगी। ऐड कोई कीवर्ड नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं होती DDL के अंदर, और क्रिएट ठीक है, लेकिन यहाँ पे IMDb पहले आया, तो क्रिएट क्या करना है असल में, तो ये बताना है, और वो क्या है, डेटाबेस। तो वो डेटाबेस बाद में हम ले गए हैं, यहाँ लिया गया है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगेन इसको भी मैंने कोशिश की कि आपको सिखाऊं कि क्वेश्चन के अंदर से आपने चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है, ताकि आप अपनी आंसर ऑप्शन जो है वो पिक कर सकें। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का आपको मैं अगेन कहूँगा कि आपको ये DDL की, DML की और DCL की जो बेसिक कमांड है उनका सिंटैक्स आना चाहिए, और जो कुछ फंक्शंस हैं उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंसर्ट की जो स्टेटमेंट है वो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक इंसर्ट का कीवर्ड इटसेल्फ होता है, और एक वो कहते हैं कि जी इंसर्ट किस में करना है। तो एक आप उसको बताते हैं इनटू, और उसके बाद आप उसको बताते हैं कि जिसमें इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट क्या करना है, असल में तो वो आपकी क्या होती हैं, वैल्यूज़। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंसर्ट की स्टेटमेंट में आती हैं। तो इनटू यहाँ आ गया, ठीक है, वैल्यूज़ आ गई, इंसर्ट का कीवर्ड इटसेल्फ आ गया, मॉडिफाई कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट के स्टेटमेंट के साथ। तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ये 3 चीज़ें होती हैं, और ये तीनों गिवन है। जो नहीं है पार्ट इंसर्ट का वो मॉडिफाई है, तो डी ऑप्शन हमें यहाँ से पिक करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द टेबल नेम EMP हैविंग फील्ड्स EMP नेम, ID, एज एंड सैलरी। कोई एम्प्लॉय का टेबल EMP के नाम का और उसके अंदर 4 जो है वो कॉलम है, नेम है, EMP ID है, एज और सैलरी है। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट ट्राइज टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी ये जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नीचे दी हुई है जो मैंने बोल्ड की हुई है, ये एग्जीक्यूट करते हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए तो क्या होगा। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट का कीवर्ड है, ठीक है, स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम EMP टेबल का नेम भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये ठीक है। वेयर की क्लॉज है, समझ आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है। EMP नेम, कॉलम नेम बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में एली लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। ऑर्डर बाय, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, तो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें हमने कहा था कि डेटा हमें सॉर्ट करना पड़ता है। तो कैसे हम करते हैं जी, हमने कहा वहाँ ऑर्डर बाय यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने देखी है कि यहाँ पे ऑर्डर बाय के अंदर स्पेस नहीं है, यानी ऑर्डर और बाय इसके दरमियान स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको सिंटैक्स एरर आएगा। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने जाएगी तो आपको जो मैनेजमेंट स्टूडियो है, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो या SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, वो आपको एरर दे देगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट है कि दिस स्टेटमेंट हैज ए सिंटैक्स एरर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि स्टेटमेंट हैज ए सिंटैक्स एरर। 26 है, which of the following is the correct syntax of adding a new column to the existing table। टेबल आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आपने उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है। तो आपको पता है अल्टर की जो आपकी कमांड है वो ये काम करते हैं। पहली ऑप्शन अब हम देखते हैं कि अल्टर टेबल, ये ठीक है, टेबल का नाम ये भी ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं अल्टर। तो अल्टर नहीं आप करते, अल्टर तो आप कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पे शुरू में, क्या आप बता रहे हैं कि आपने इस टेबल को अल्टर करना है, लेकिन ये यहाँ पे अल्टर नहीं आता। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, आप क्या करेंगे, अल्टर टेबल और उसके बाद नेम और उसके बाद क्या करें, ऐड कॉलम। तो ये यही ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, कॉलम्स को ऐड करते हैं। और आगे आप देखें, कॉलम नेम है और उसके बाद टाइप है उसकी और साइज़ है, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने आनी है तो दोनों ठीक नहीं है, पहली भी ठीक नहीं है और नन ऑफ द गिवन भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये आपकी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। 27 है, दी ऑपरेटर अलाउज टू यूज़ द वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, आपको याद होगा वाइल्ड कार्ड आपके क्या होते हैं, आप इस तरह से करके लिखते हैं, ठीक है, यानी परसेंटेज साइन लिखते हैं और उसका मतलब ये होता है कि इससे पहले भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाद में भी कुछ हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ये किस तरह आप यूज़ करते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो ये लाइक के साथ आता होता है। ये आपको याद होगा, शायद कुछ क्यूरीज आपने पढ़ी होंगी, की होंगी, वेयर नेम लाइक, वेयर डिपार्टमेंट लाइक, कुछ ऐसा करके आपने पढ़ा होगा। तो लाइक जो है उसके साथ आप यूज़ करते हैं, और अगर आप लाइक हैं तो आपने ज़रूर इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, और आई एम श्योर यू आर ऑल माशाल्लाह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल्टर रोज अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। यानी कोई आपने कंडीशन देनी है और रोज को आपने क्या करना है, फिल्टर करना है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जो कंडीशन देते हैं कि कितनी रोज आनी चाहिए, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे रिकॉर्ड आ गए, आप कहते हैं नहीं जिनका ग्रेड 11 से ऊपर है, तो आप क्या कहते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ग्रेड इज ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो क्या करते हैं आप, वेयर क्लास यूज़ करते हैं। तो वेयर एक्चुअली आपकी क्या है, कंडीशन है। ठीक है, ये वेयर आपकी क्या है, ये कंडीशन है जी, आप मेंशन करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में से, क्यूरी में से है वेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ एडिटिंग, डिस्प्लेइंग, प्रोसेसिंग, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या रिपोर्ट्स वगैरह, ये किससे परफॉर्म होती हैं, ये कौन परफॉर्म करता है। हार्डवेयर का तो कोई प्रोग्राम नहीं होता, जैसे अगेन एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। माइक्रो कर्नल ये आपके OS से रिलेटेड कोई चीज़ है। डेटाबेस प्रोग्राम या डेटाबेस मैनेजमेंट तो ये काम नहीं करता। आपके एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थिंक ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, ये अभी जिस पे हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये भी क्या आपकी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कौन कर रहा है, आपका पावर पॉइंट। तो ये सारे काम जो है ये क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, एन एफिशिएंट यूजर इंटरफेस मिनिमाइज द यूजर्स रिक्वायरमेंट टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। तो देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूजर इंटरफेस में होनी चाहिए, जिसको आमतौर पे आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में
यूजेबिलिटी भी कहते हैं। यूजर के लिए यूजेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, लेस कॉम्प्लेक्स होगी, उतने यूजर के लिए उसको लर्न करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा दूसरे लफ्जों में। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम करती है। एक इफेक्टिव यूजर इंटरफेस जो है आपका, वो यूजर के लिए कम्प्लेक्सिटी कम करता है, वो उसको लर्न भी अच्छा कर सकता है, जल्दी कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। 31 है इन वर्टिकल पार्टीशनिंग, if we divide a table into two vertical partitioning, then the efficiency of those application will be reduced, which is used to J. तो अब आप यहाँ देखते हैं कि वर्टिकल पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट आप जेन में लाइए कि कैसे आप एक बड़े टेबल को दो पार्टीशनिंग में यानी डिवाइड करते हैं। ये जो एफिशिएंसी आपकी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है उस पार्टीशनिंग के बाद, असल में उसकी कॉज क्या है? तो उसकी कॉज ये है कि अब आपको दोनों पार्टीशनिंग से डेटा लेना पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों पार्टीशन से डेटा रीड कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी सी एफिशिएंसी को आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ट्रेड ऑफ है इनफैक्ट ये दूसरी तरह से। तो आपकी या राइट ऑप्शन क्या बनती है कि आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन डेटा एक्सेस कर रही है फ्रॉम बोथ पार्टीशंस, ठीक है, दोनों से वो कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि कंसिडर द टेबल नेम EMP हैविंग द फील्ड्स EMP नेम, EMP ID, एज, सैलरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ये क्यूरी रन की है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम EMP वेयर EMP नेम इज इक्वल टू अली। तो ये देखिएगा टेबल का नेम भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी EMP है, बिल्कुल ठीक है। EMP नेम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू तो वैल्यू ये सर्च होगी तो ठीक है, कोई रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्यूरी आपकी ठीक है, सिंटैक्स भी सही लिखा हुआ है उसका। इस एस्टेरिस्क से मुराद ये है कि आपके टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स भी आएंगे 3, 4, 5 उनके कॉलम सारे आएंगे, क्योंकि आपने एस्टेरिस्क लगाया हुआ है, सारे कॉलम आए। लेकिन आपने कंडीशन सेट की हुई है वेयर के अंदर, और वो कंडीशन ये है कि उनका रिकॉर्ड आए जिनका नेम जो है EMP नेम वो अली है। तो अब आपके पास वो रिकॉर्ड्स आएंगे जिनके अंदर जो ये वाला कॉलम है ना EMP नेम, उसका क्या उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, अली पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें स्टेटमेंट हैज अ सिंटैक्स एरर, ये गलत है। स्टेटमेंट सिंटैक्स एरर तो कोई नहीं, ठीक है, हमने देखा भी। स्टेटमेंट ओनली डिस्प्ले EMP ID, नहीं EMP ID तो नहीं, हमने डायरेक्ट लिया हुआ, सारे कॉलम्स आएंगे, गलत है। स्टेटमेंट डिस्प्लेज द एंटायर फील्ड्स, ये बिल्कुल ठीक है। और अब आप देखें ज़रा, विच, वो सारे रिकॉर्ड्स इन विच EMP नेम इज अली, यही हमने ऊपर कहा हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द स्टेटमेंट मस्ट हैव ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय तो एक ऑप्शनल चीज़ है, बेसिक जो क्यूरी है उसका हिस्सा नहीं है ऑर्डर बाय, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द व्यू। तो व्यू के हवाले से कोई एक स्टेटमेंट है वो ठीक है, वो हमें देखनी है। व्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जेन में आ जाना चाहिए। पहला जी, व्यूज ऑलवेज कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस। ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीट सेट हो या कंप्लीट डेटा हो उसके अंदर, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे टेबल्स के ऊपर व्यू क्रिएट किए हुए। व्यू कैन नॉट बी यूज फॉर रिट्रीविंग डेटा, नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। व्यू में तुम डेटा रिट्रीव करते हैं यूजर को दिखाने के लिए, व्यूज क्रिएट करते हैं सारे यूजर्स को एंटरटेन करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन ठीक नहीं है। द रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ व्यू आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जी, ये अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो व्यू तो आपको कुछ चीजें दिखा रहा है, असल में तो फिजिकली वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रही वैल्यूज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन लग रही है। चलिए इसको फोर्थ को भी एक बार पढ़ लेते हैं। फोर्थ है जी, रोज कैन नॉट बी अपडेटेड और डिलीटेड इन द व्यूज। तो ऐसा नहीं है, देखिए यूजर्स को जब हम कुछ दिखाते हैं व्यू के अंदर और उसके फ्रंट एंड पे उसकी एप्लीकेशन के ऊपर वो डेटा आता है और उसके बाद वो डेटा को मैनिपुलेट भी करता है और वो हम रिस्पेक्टिव टेबल्स में भी डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो सही बात है वो ये है कि रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग ए व्यू आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है। देखिए आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि व्यूज इन ए डेटाबेस आर वर्चुअल टेबल इन फैक्ट they do not store data permanently. Question number 34 है, suppose there are 8 rows and 4 columns in a table 1. ये देख लीजिए टेबल 1 के अंदर 8 रोज हैं, ये आप ख्याल कर लीजिए, और इसी तरह 3 रोज एंड 4 कॉलम्स इन टेबल 2. तो व्हाट इज द साइज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो आपको पता है क्रॉस जॉइन में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जितनी रोज हैं टेबल 1 की वो मल्टीप्लाई होती हैं जितनी भी रोज हैं टेबल 2 के साथ। तो ये क्या होता है, क्रॉस। तो यहाँ पे 8 3 कितना होता है, 24। तो आपकी पहली ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि क्रॉस जॉइन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट टेबल
या नंबर ऑफ रोज इन टेबल 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इन टेबल 2। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होगा कि उसको कहा जाता है ACID, यानी A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ये तो उसकी प्रॉपर्टी होगी। C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, ये भी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। I स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन और D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो हो गई सारी। तो वो कहा गया कि जो प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजैक्शन की, तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन के रिडंडेंसी जो है ये एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस, तो ये आप देख लीजिए सीक्वेंशियल एक्सेस है, और ये वहाँ पे क्या बताया हुआ है कि रिकॉर्ड सीक्वेंस में होते हैं। तो ये तो बात ठीक है, जबकि हमें कहा गया कि जो फीचर नहीं है वो बताइए। तो जबकि ये पहला तो उसका फीचर है इंडेक्स सीक्वेंशियल का। सेकंड देखिए, डेंस और नॉन डेंस टाइप ऑफ इंडेक्सेस आर मेंटेन, तो ये भी बात ठीक है। हम एक इंडेक्स सीक्वेंशियल जो एक्सेस फाइल होती है उसमें डेंस या नॉन डेंस टाइप के दोनों इंडेक्सेस जो है वो यूज़ कर सकती हैं और मेंटेन भी होती हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, जबकि हमने नॉट वाली पिक करनी है। तो इसका मतलब है ये भी हमारी डिजायर्ड ऑप्शन नहीं हो सकती। हम थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं कि वो है जी मैनेजिंग ट्रैक ओवरफ्लोज एंड फाइल ओवरफ्लोज एरियाज इज नॉट पॉसिबल। तो ये देखें, ये तो बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आप ट्रैक ओवरफ्लोज और फाइल ओवरफ्लोज एरियाज ये मैनेज कर सकते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल के अंदर, जबकि यहाँ कहा गया कि ये आप मैनेज नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल है। और ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू नहीं है, और यही हमें पिक करनी थी। लास्ट भी पढ़ लीजिएगा, सिलेंडर इंडेक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। तो आर डिजायर्ड ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए माइलस्टोन और रेफरेंस पॉइंट इन द लॉग फाइल। तो आपको पता है आपकी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स पे लिखी जाती हैं, तो आपको याद आ गया होगा जी चेक पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, ऐसा एक माइलस्टोन है या रेफरेंस पॉइंट है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रेफरेंस पॉइंट, और ये भी क्या लिखा हुआ चेक पॉइंट। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैशे हिट। तो कैशे हिट आपको पता है कि ये बाय डेफिनेशन कहा जाता है जब आप डेटा सर्च करते हैं कैशे में और आपको डेटा मिल जाता है, तो जो डेटा मिलता है ना उसको ही कहते हैं हिट। आप देखें ना, हिट से मुराद क्या होगी, कुछ चीज़ आपको मिल गई है और जो चीज़ मिली नहीं है वो हिट तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपकी क्या है, राइट है। डेटा रिमूव किया जाता है कैशे से, वो हिट होती है, नहीं रिमूव तो हिट नहीं होती। नंबर ऑफ टाइम्स कैशे इज एक्सेस डायरेक्टली, ये भी हिट नहीं होता, लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। बाय डेफिनेशन जब डेटा फाउंड होता है असल में या मिलता है कैशे के अंदर से, तो हम कहते हैं कैशे हिट है। आप में से कुछ लोग अगर ओएस पढ़ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। और फोर्थ ऑप्शन है व्हेन डेटा इज लॉस्ट, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। कैशे हिट इज व्हेन डेटा फाउंड इन ए कैशे, तो वो आपकी कैशे हिट हो। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज ऑफ रिजॉल्विंग डेडलॉक्स। तो डेडलॉक आपको पता है डेटाबेस में आ जाते हैं और उनको कुछ रिजॉल्व भी किया जाता है, यानी वो कौन सा तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप डेडलॉक रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो जो नॉट है ना उसको निकालना है कि वो दैट्स नॉट अ वे ऑफ रिजॉल्विंग डेडलॉक्स। तो वो कौन सा तरीका है जो डेडलॉक रिजॉल्व नहीं करता, या उस तरीके से तो हम डेडलॉक रिजॉल्व नहीं करते होते। फर्स्ट ऑप्शन है अनडूइंग ऑल द अपडेट्स मेड बाय द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हिच इज द कॉज ऑफ द डेडलॉक। तो ये तो बात ठीक है, ऐसे ही होता है। कोई अगर आपको पता चल गया कि एक ट्रांजैक्शन ए है और इसने डेडलॉक क्रिएट किया है, तो आप अंडू कर सकते हैं और कर देते हैं आप उसको, ताकि जो इसने डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है उसको खत्म किया जाए। तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गई, ये हमें पिक नहीं करनी है, हमें नॉट वाली पिक करनी है। जो तरीका नहीं है वो हमें देखना है। अ मैसेज इज पास टू द विक्टिम एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम द ट्रांजैक्शन मे और मे नॉट बी स्टार्टेड अगेन ऑटोमेटिकली। ये बात भी ठीक है। पहले तो आपने ये पिक कर लिया कि इन ट्रांजैक्शन में से 5-6 में विक्टिम कौन सी है, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कॉज कर रही है, वजह बन रही है इस डेडलॉक की। आपने इसको मैसेज भेज दिया सिस्टमैटिकली, सिस्टम ने इसको मैसेज भेज दिया और उसके बाद फिर मुमकिन है वो ट्रांजैक्शन जो है ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट हो जाए, और मुमकिन है वो ना भी हो, मैनुअली आपको करनी पड़े।
ये तो ऑप्शन भी ठीक लग रही है। थर्ड देखिएगा, पिकिंग ए लिस्ट ऑफ प्रीवियसली कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन। ये देखिए इसके अंदर जो लफ्ज है ना, ये कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन पीछे कंप्लीट हो गई हैं उनको तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजैक्शन प्रीवियसली कंप्लीट हो गई हैं उनको हम पिक क्यों कर रहे हैं और उनको अनडू क्यों कर रहे हैं? उनकी तो अपडेट्स कंप्लीट हो गई हैं और हो जानी चाहिए, उनको तो हमें अनडू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ जो तरीका लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप डेडलॉक को यानी रिजॉल्व कर सकते हैं, डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं, ये तरीका ठीक नहीं लग रहा कि हम अपनी जो कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन है उनको तो रोल बैक नहीं करेंगे, उनको तो दोबारा यानी अनडू नहीं करेंगे और ना करना चाहेंगे। हमें तो ये देखना है जो विक्टिम है उसको हमें पकड़ना है, उसको अनडू करना है। ठीक है, उसको रोकना है किसी न किसी तरीके से। तो ये असल में तरीका नहीं है और यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि गिवन मेथड्स में से या गिवन वेज में से डेडलॉक रिजॉल्व करने का वो तरीका बताएं जो हम अडॉप्ट नहीं करते। और लास्ट है जी, रोल बैक विक्टिम ट्रांजैक्शन एंड रीस्टार्ट इट। ये भी ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं। विक्टिम पता चल गया कौन है और विक्टिम को फिर हमने कहा उसको रीस्टार्ट कर दिया, रोल बैक कर दिया, अनडू कर दिया, रोक दिया। तो कंप्लीटेड को हम पिक नहीं करते कि दोबारा स्टार्ट कराएं, ये तो बिल्कुल ये जरूरत ही नहीं है इस वजह की, ये तो तरीका ही गलत हो गया और यही हम अडॉप्ट नहीं करते और यही हमारी डिजायर्ड ऑप्शन भी थी, यही हमें पिक करना था। तो सी इज द राइट ऑप्शन। सो फाइनली वी हैव आवर 40th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडेक्सेस। तो कोई चीज हमें देखनी है जो इंडेक्स से रिलेटेड ट्रू नहीं है। यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे इंडेक्स को भी ज़हन में रखिए, उसकी डेफिनेशन को भी ज़हन में रखिए और जो ट्रू नहीं है वो भी आपने ज़हन में रखना है कि कौन सी जो चीज़ है वो इंडेक्स के हवाले से वो ट्रू नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन हमारी, इंडेक्स कैन बी डिफाइंड इवन विद देयर इज नो डेटा इन द टेबल। आपने टेबल डिफाइन किया, कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ टेबल के अंदर, इवन एक रो भी नहीं पड़ी हुई, एक रिकॉर्ड भी नहीं पड़ा हुआ, तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन ठीक है ये वाली। सेकंड है, इट सपोर्ट्स रेंज सिलेक्शन, ये भी ठीक है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। थर्ड देखिए, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दी क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट, ये आपको पता है ऐसे ही आप क्रिएट करते हैं, तो ये भी ठीक हुई। फोर्थ देखिएगा, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, यानी आपके पास कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उनके ऊपर ये इंडेक्स क्रिएट नहीं होता, ऐसा नहीं हम कर सकते, तो ये गलत है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट ट्रू, जो कि हमें कहा गया था पिक करना है कि इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब आपको पता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ मल्टीपल कॉलम्स यानी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स की कॉम्बिनेशन हो सकती है, यानी आपकी आईडी, आपका नेम और आपकी एज, मिसाल के तौर पर ये तीन एट्रीब्यूट्स एक टेबल के अंदर से लिए जा सकते हैं और ये तीन हम जब लेंगे और इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, हम यही कह रहे होंगे हम इंडेक्स क्रिएट करने के लिए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, दो भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा लेंगे, दो या तीन, और हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए, जबकि यहाँ कहा गया आप नहीं कर सकते ऐसा, तो ये क्या है, नॉट ट्रू है या फॉल्स है इंडेक्स के हवाले से, और यही हमें आइडेंटिफाई करना था। तो यूं हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट। 40 MCQs हमने आपके साथ रिव्यू किए हैं इस पेपर में और मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ प्रैक्टिस भी हुई होगी। ठीक है, तो फाइनली वी आर डन विद आवर 40 क्वेश्चंस MCQs पेपर 1। तो देखते हैं कि हमारे पास कमिंग अप नेक्स्ट, यानी इसके बाद क्या है जी। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट एक या दो और MCQs का पूल जो है वो देख के जाएं। ठीक है, इसमें आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई है, लेकिन आई स्टिल एडवाइज यू कि आप कम से कम एक या दो और क्वेश्चन पेपर या पूल्स 40 MCQs के और देख के जाएं, बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप 120 क्वेश्चंस देख के जाएं, 120 क्वेश्चंस, लेकिन एटलीस्ट एक पूल और देखिएगा 40 क्वेश्चंस का, जो कि हम थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह बिफोर योर एग्जाम। तो वो क्वेश्चन जो हम पूल 2 में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, अगेन डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चंस होंगे। हम कोशिश करेंगे कि और कुछ टॉपिक्स न्यूज़पेपर में टच नहीं हो सके हम उनको भी इंक्लूड करें, ताकि आपकी एक अच्छी जो है वो तैयारी हो, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर से वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको आते हों और आप बड़े कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम को फेस कर पाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश और हमारी इंटेंशन यही थी कि आपको सेंसिटाइज किया जाए, कि गैप एनालिसिस आपको दिया जाए
और आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कोई एरिया अगर वीक है, आप उसको दोबारा कंटेंट रिव्यू करने की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर रिव्यू कीजिए, ताकि पेपर 2 आपके पास हो उससे पहले ही आपका वो कंटेंट जो है वो अच्छा प्रिपेयर हो और आप हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस कंटेंट के अंदर से भी क्या चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, कंटेंट, उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी ड्यूरेशन के हवाले से या कोई भी और चीज़, ओवरऑल आप अपनी फीडबैक या अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए, ताकि हमें बताइए कि हम क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर या इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को हेल्प करें और उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी सीरीज CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के फाइनल टर्म के जो आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह उसकी प्रिपरेशन में वीडियो टूल के साथ, कोर टूल के साथ, अनदर 40 क्वालिटी डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ वीडियो टूल में आपसे बात होती है। आई विश यू गुड लक विद योर फाइनल एग्जाम्स, मे यू गेट थ्रू विद द फ्लाइंग कलर्स। टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।